देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर अचानक एक तूफान आ गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक कहां गायब हो गए? क्या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया या उन्हें किनारे कर दिया गया? और अब जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है वो सिर्फ एक चुनाव है या 2029 के लिए एक बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? आज इस पूरे राजनीतिक घमासान की हम पर्दे खोलेंगे। नमस्कार, जी भारत के सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। सबसे पहले कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने सबको चौंका दिया। 21 जुलाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 2027 तक था, अचानक इस्तीफा दे देते हैं। आधिकारिक वजह बताई गई स्वास्थ्य कारण, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि उन्हें एनडीए ने ही साइडलाइन कर दिया था। सच जो भी हो, इस इस्तीफे ने देश में एक बड़ा संवैधानिक पद खाली कर दिया और एक नई राजनीतिक जंग का मैदान तैयार कर दिया। अब इस जंग के दो महारथियों से मिलिए। एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए का दांव, महाराष्ट्र के गवर्नर और बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी राधाकृष्णन। 40 साल का राजनीतिक अनुभव, तमिलनाडु से आते हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। एक मंझे हुए राजनेता जिन्हें चुनावी राजनीति का हर दांवपेच भी पता है। और दूसरी तरफ है विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का ब्रह्मास्त्र, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। एक ऐसा नाम जो राजनीति से कोसों दूर रहा है, जिनकी पहचान उनके फैसलों से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें गरीबों का हिमायती और संविधान का रक्षक बता रहे हैं। विपक्ष इसे एक वैचारिक लड़ाई का रंग दे रहा है। एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ न्यायपालिका से आया एक चेहरा। लेकिन ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं है, इसमें कई पेच है, खासकर दक्षिण की राजनीति को लेकर। जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, विपक्ष उनके नाम पर तेलुगु गौरव का कार्ड खेल रहा है। अब सोचिए, एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी, जो खुद आंध्र प्रदेश की पार्टी है, उसके लिए अपने ही राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ वोट करना कितना मुश्किल होगा। यही हाल जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी का है। विपक्ष ने एक ही तीर से दक्षिण में एनडीए के दो सहयोगियों को मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल यह है कि विपक्ष ने एक गैर राजनीतिक चेहरे को क्यों चुना? विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि यह चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं, बल्कि देश की संस्थाओं और संविधान की रक्षा के लिए है। वो एक जज को आगे करके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि एनडीए के दौर में संवैधानिक मूल्यों पर खतरा है और उनका उम्मीदवार इन मूल्यों का प्रहरी बनेगा। ये एक पॉलिटिक्स बनाम प्रिंसिपल की लड़ाई बनाने की भी कोशिश है। तो 9 सितंबर को होने वाला यह चुनाव सिर्फ ये नहीं तय करेगा कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का सभापति कौन होगा। यह चुनाव आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। क्या एनडीए का राजनीतिक अनुभव और दक्षिण का समीकरण काम आएगा या विपक्ष का संविधान के रक्षक और तेलुगु गौरव का दांव बाजी पलट देगा? संख्या बल तो एनडीए के पक्ष में दिखता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ संख्याएं नहीं, संदेश भी मायने रखते हैं। इस मुकाबले का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है, इसने 2029 की लड़ाई का बिगुल अभी से फूंक दिया है। इस राजनीतिक घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक रणनीतिक चाल है या विचारधारा की लड़ाई? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए जी भारत।